चलिए दोस्तों, चलते हैं। आज जो है हमारा टॉपिक होगा अमेरिकन क्रांति। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा। अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बारे में, अमेरिकन क्रांति के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अमेरिकन क्रांति का जो उपज था वो क्यों था, कैसे और कब हुआ, कारण क्या था। आपको पता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद का एक हिस्सा था अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, पूरा देखा जाए अटलांटा क्षेत्र जो बोला जाए, और पूरा जो है औपनिवेशिक प्रसार और प्रचार का एक भाग ब्रिटेन का था, और ब्रिटेन उस पर अधिपत्य कर रखा था। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, डच हो गया, पुर्तगीज हो गए, और इधर में जर्मनी हो गए। इन्होंने अमेरिका का खोज किया और फिर वहां पे अपना अधिपत्य जमा लिया। आपको उधर में कनाडा भी पूरा आ जाएगा इसमें। उत्तरी अमेरिका आ जाएगा। जब स्वतंत्रता संग्राम हुई, अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम के बाद से आपको पता है कि विश्व का पहला संविधान लिखा गया था। विश्व का पहला संविधान लिखा गया था, लिखित संविधान था। और जो स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग देखा जाए, फ्रीडम्स और राइट के हिसाब से देखा जाए, स्त्री और पुरुषों के बराबर के जो अधिकार दिया जाए, वो सबसे पहले अमेरिकन क्रांति का ही उपज की बीज थी। और जो अमेरिकन क्रांति के सफल होने के बाद से अमेरिकन संविधान जो लिखा, अमेरिका की संविधान जो लिखी गई, उसमें उनका पूरा जो है अधिकार को दिया जाएगा, राइट्स, फ्रीडम्स का और इक्वलिटी की, समानता की, तो सब उसमें ये किया गया। मगर ये मान के चलिए, जो अमेरिकन क्रांति को हम जो है ना बोस्टन की टी पार्टी के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार जो है ना क्वेश्चन भी आता है कि बोस्टन की टी पार्टी का तात्पर्य क्या है, बोस्टन की टी पार्टी है क्या। तो रहेगा, क्योंकि अमेरिकन जो क्रांति जहां से बिगुल बीजे थे, जो जहां से क्रांति का जो बीज पनपा था और जहां से चला हुआ था, बिगुल बजाया गया था, वो बोस्टन टी पार्टी के नाम से ही हुआ था। बोस्टन में जो है ना, वहां पे बंदरगाह पे जो चायों पे जो कर लगाया गया था, वहीं से जो सामरिक ने विद्रोह किए थे, और पहले से जो है असंतोष के कारण तो पनप रहे थे अमेरिका में। मगर बोस्टन के टी पार्टी, जो टी के जो वहां बोस्टन के बंदरगाह पे जो कर लगाया गया था, चायों पे अंदरूनी कर और बाहरी कर जो लगते थे मालों पे, और जो कच्चे मालों का वहां पे आपको अमेरिका में ब्रिटेन अपने बाजार को, जो कच्चा माल का बाजार का जो देख रहा था, खपत का देख रहा था, दास व्यापार का वहां पे था, और कंपनी का वहां पे अधिपत्य था, उसका एक जो है ना मेन कारण जो बोला जाए कॉज वो था। तो ये रह गया आपका। तो देखिए, आज अमेरिकन क्रांति में हम सबसे पहले क्या क्या करेंगे, आपको अमेरिकन क्रांति का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1775 से 1783 तक का है। 1775 से 1783 का टाइम पीरियड रहा है। अब इसमें सबसे पहले अमेरिकी क्रांति का क्या आएगा, अमेरिकी क्रांति का युद्ध। और दूसरा पॉइंट होगा इसमें, क्रांति से पूर्व अमेरिका की स्थिति क्या थी। इसका तीसरा आएगा उपनिवेशों में अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी और पुर्तगीज ये शामिल थे। उसके बाद आएगा टॉपिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण क्या था। आपको तो बता ही रहा हूं, जो कर और टैक्स का जो था वो कारण था, और उन पे अधिपत्य अपने कानून और अर्थों पे जा रहे थे, कंपनी के और व्यापार के, और रेड इंडियन पे उनका जो है दासों की तरह व्यापार किया जाता था, और दासों की तरह उनकी से व्यवहार किया जाता था। तो अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। मूल वहां के निवासी रेड इंडियन ही है, बाकी जो है फ्रांस, ब्रिटेन और डच, डेनिश, आपको पुर्तगीज, पुर्तगाल, और जर्मनी के लोग, जो इटली के लोग जाके जो बसे वहां पे, उनका रहन सहन, और फिर उनकी जो है एक सभ्यता बनी, अलग अलग तरह का कल्चर जो मिक्स हुआ, तो उनके साथ में रेड इंडियनों का जो मिलाप हुआ। मगर ये लोग, ब्रिटिश जो राज था उस पे रेड इंडियन पे अत्याचार करते थे। तो ये सब सारा आज का टॉपिक में रहेगा। उसके बाद आगे का टॉपिक आएगा आपको अमेरिकी समाज की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की चेतना। ठीक ना। रेड इंडियन में जो स्वतंत्रता की चेतना जो जगी, उसके बारे में सप्तवर्षीय युद्ध जो हुए वो टॉपिक रहेगा आपको। उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, मतलब वहां पे जो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वहां पे शोषण की नीति जो अपनाई हुई थी। क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्गीय संघर्ष, जो वर्गों का संघर्ष था वो था।
नौ संचालन कानून जो वहां पे लाया गया था उसके विरुद्ध जो था, व्यापारिक अधिनियम, जो व्यापारिक अधिनियम पे जो टैक्स टैक्स लगाए गए थे वो, औद्योगिक अधिनियम जो औद्योगिक क्षेत्र में जो फैक्ट्रियों पे टैक्स जो लगता था कच्चे मालों पे, और फिर जो है पके हुए माल मतलब तैयार किए हुए मालों पे। वैधानिक मुद्दा जो उनको वैधानिक मुद्दा नहीं दिया गया था, मतलब वैधानिक अधिकार जो नहीं थे। औपनिवेशों के प्रति कठोर नीति जो ब्रिटिश राज की थी वो था। शुगर एक्ट था, चीनी एक्ट मतलब चीनी पे जो कर लगाया गया था वो आ गया आपको। टाउनशेंड की नई योजना जो थी इसके विरुद्ध थे। तत्कालीन कारण क्या क्या थे वो था। तो चलिए आप चलते हैं आज हम अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिकी क्रांति। अमेरिकी क्रांति का स्टार्ट किया जाए, जिसे संयुक्त राज्य में अमेरिका स्वतंत्रता युद्ध या क्रांतिकारी युद्ध भी कहा जाता है। ग्रेट ब्रिटेन और उसके तरफ उत्तरी अमेरिका उपनिवेशों के बीच एक सैन्य संघर्ष था, जिसमें वे उपनिवेशिक स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका बने। शुरुआती लड़ाई उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर हुई। सप्तवर्षीय युद्ध में पराजय के बाद बदले के लिए आतुर फ्रांस ने 1778 के इस नए राष्ट्र से एक संधि की, जो अतः विजय को निर्णायक साबित हुई। ठीक, फ्रांस ने अमेरिका से जो है वहां के लोगों से संघर्ष किया और 1778 में अधिपत किया। ये फ्रेंच को मैं बोल रहा हूँ। अमेरिकी क्रांति का युद्ध का तत्कालीन कारण देखिए। अब चलिए अभी से स्टार्ट होता है। अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास में एक नया मोड़ ला के दे दिया। ये जो है ना अमेरिकन रिवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इससे जो है ना इसकी बीज जो है देखा जाए, इसका बिगुल बजाने का जो डंका बजा उसका शोर जो है ना फ्रांस में भी दिखा। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, आपको भारतीय उपमहाद्वीप में भी देखने को मिला। उसके बाद आजादी की लड़ाई के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जगह जगह ब्रिटिश उपनिवेशवादों के खिलाफ डंके बजने लगे। तो ये रहा, अमेरिका के स्वतंत्र युद्ध ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के इतिहास में एक नया मोड़ ला दिया था। इसने अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमेरिका के राज्यों को भावी स्वतंत्र के लिए एक पद्धति तैयार कर दी थी। इस प्रकार अमेरिका के युद्ध का परिणाम केवल इतना ही नहीं था हुआ, बल्कि 13 उपनिवेशवाद मात्र देश ब्रिटेन से अलग हो गए, बल्कि उपनिवेश के एक तरह से नए राजनीतिक विचारों की तथा संस्थाओं की प्रयोगशाला बन गई। पहली बार 16वीं और 17वीं शताब्दी को यूरोपीय उपनिवेशवाद और वाणिज्यवाद को चुनौती देकर विजय प्राप्त की थी। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी स्वतंत्रता और व्यवहार को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए इंग्लैंड सरकार को कठोर निर्देश दिए थे। देख लीजिए अभी यहाँ से इम्पोर्टेंट रिवॉल्यूशन जो है पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ना चालू हो रहा है। औपनिवेशिक नीति के विरुद्ध संघर्ष किया था। अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। मतलब विश्व इतिहास में एक कील का पत्थर बोला जाता है। ठीक, क्रांति से पूर्व अमेरिकी स्थिति इंग्लैंड एवं स्पेन के मध्य 1588 ईस्वी में भीषण नौसैनिक युद्ध हुए, जिसमें स्पेन की पराजय हुई और इसी के साथ ब्रिटेन नौसैनिक श्रेष्ठता की स्थापना हुई और इंग्लैंड ने अमेरिका के अपनी औपनिवेशिक बस्तियां बसाई। और 1775 ईस्वी तक अमेरिका में 13 ब्रिटिश औपनिवेशिक बसा चुके थे। देखिए 1775 में ब्रिटेन ने 13 ब्रिटिश औपनिवेशिक मतलब 13 स्टेट अमेरिका में जो है ना अपने अधिपत कर लिया था। औपनिवेशिक अधिपत्य जो बोला जाए वो बना लिया था, जड़ बनाया लिया, मतलब एक तरह से अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक ना। और इन अमेरिकी उपनिवेशों को भौगोलिक दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब इन 3 जो है ये 13 जो स्टेट थे इनको 3 डिस्ट्रिक्ट से विभाजित किया था। किसने किया था? ब्रिटेन ने किया था। ठीक है। उत्तरी भाग में जो है ब्रिटिश ने क्या रखा था? मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, ठीक है, रोडस द्वीप, ये पहाड़ी और बर्फीले क्षेत्र थे, अतः कृषि के लायक ना थे। इंग्लैंड को यहाँ से मछली और लकड़ी प्राप्त होती थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन का तो शुरू से ही उसका मंशा था कि जहां पे भी आप बाजार का और व्यापार का, जहां से उसके कच्चे माल या फिर पक्के माल मिले वहां पे वो अपना
पैर जमाना स्टार्ट कर देता था, वहां पे अपना जो हुकूमत और गुलामी का जंजीरों में जकड़ना चालू कर देता था। तो इसमें जो है पहला क्या है, मैसाचुसेट्स, न्यू हैम्पशायर, रोडस द्वीप, ये पहाड़ी क्षेत्र थे जहाँ पे इसमें कच्चे लकड़ी और लोहे प्राप्त होते थे यहाँ से। और दूसरा भाग, मध्य भाग में इसमें न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मीरीलैंड आदि इन क्षेत्रों में शराब और चीनी जैसे उपयोग थे। मतलब न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में और मेरीलैंड में क्या था, शराब और चीनी के लिए बाजार थे और वहां से उपलब्ध होता था। किसको, ब्रिटेन को। दक्षिणी भाग में उत्तरी कैरोलिना हो गया, दक्षिणी कैरोलिना हो गया, जॉर्जिया, वर्जीनिया प्रांत हो गए, यहाँ से भी जलवायु गर्म थे, अतः ये प्रदेश खेती के लिए उपयुक्त थे। यहाँ मुख्यतः अनाज, गन्ना, तंबाकू, कपास और बागानी फसलों का उत्पाद होता था। ठीक है, हम देखिए तीनों प्रांत से जो है ना ब्रिटेन को लाभ मिलना चालू हो गया और वहां से उसको जो चीनी चाहिए मध्य भाग से, कपास चाहिए, शराब चाहिए, वो मिलना चालू हो गया। जहां से उसको मछली चाहिए, लकड़ी चाहिए, वो मिलना चालू हो गया। जहां से कपास, रेशम की खेती और जो शुगर, चीनी उनी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चालू हो गया अब उसको, और बाजार भी मिल गया। तो ब्रिटेन की तो ये नीति रही है, जो है हर जगह जहाँ पे अपनी राजनीति खेलो, कूट डालो और शासन करो वाली नीति है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए आगे के पॉइंट, इन उपनिवेशों में 90% अंग्रेज और 10% डच, जर्मन, फ्रांसीसी, पुर्तगाल आदि थे। इस तरह अमेरिकी उपनिवेशिक पश्चिमी दुनिया तथा नई दुनिया दोनों का हिस्सा था। अमेरिका उस टाइम में जब खोज किया था कोलंबस ने, तो उसको नई दुनिया के नाम से जाना गया, ठीक ना, और ब्रिटेन का अधिपत्य हुआ उस पे। वस्तुतः पश्चिमी दुनिया का हिस्सा इसलिए है कि यहाँ आकर बसने वाले लोग यूरोप के विभिन्न प्रदेशों जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड आदि से आए थे और धार्मिक, सामाजिक वातावरण और परिवेश यहाँ से भिन्न था। मतलब कहाँ, अमेरिका, यूरोप से अमेरिका का सामाजिक परिवेश जो है ना वो भिन्न था। एक प्रकार से यहाँ मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ, क्योंकि भिन्न भिन्न देशों से आए लोगों ने अपनी रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास, शासन, संगठन, रहन सहन आदि के भिन्न भिन्न साधन थे। इन विभिन्नताओं के बावजूद इनमें से एकता थी और यह एकता समान समस्याओं के कारण तथा उसके समाधान के प्रयास फलस्वरूप पैदा हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि पश्चिमी से लोगों का तेजी से आगमन भी हुआ और यहाँ इसकी वजह से लोकतांत्रिक समाज के निर्माण की भावना का भी प्रसार हुआ। ठीक ठीक है, यूरोप के अमेरिका में बसने का कारण, मतलब यूरोपियनों का अमेरिका में बसने का कारण क्या था। इंग्लैंड में धर्म सुधार आंदोलन के चलते प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रचार हुआ और एंग्लिकन चर्च की स्थापना हुई, किंतु इसके विरोध में भी अनेक धार्मिक संघ बने तथा जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम की धार्मिक असुरता की नीति से तंग आकर हजारों की संख्या में लोग इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका चले गए। ठीक है, मतलब इंग्लैंड की क्रूरता ऐसी थी कि वो अपने पब्लिक को, प्रोटेस्टेंट को पे भी अत्याचार करने लगे और जो कैथोलिक थे वो रह गए इंग्लैंड में। जो प्रोटेस्टेंट थे, धर्म प्रचार वाले, जो एंग्लिकन चर्च की स्थापना किया था उसने, और कैथोलिक वाले थे, वो छोड़ के वहां से कहा, अमेरिका की तरफ कूच किया उन्होंने। अमेरिका का रास्ता देखा, अमेरिका में जाके बस गए। आर्थिक कारकों के अंतर्गत स्पेन की तरह इंग्लैंड भी उपनिवेश बनाकर धन कमाना चाहता था। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की औद्योगिकरण, उसी टाइम में औद्योगिकरण हुआ, उसके बाद रिसेंटली औद्योगिक क्रांति की तरफ इंग्लैंड बढ़ा, ठीक ना, औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहा था। इसके लिए कच्चे मालों की आविष्कार, जिससे आपूर्ति उपनिवेशों में सुगम होती थी और इस तरह माल की खपत के लिए एक बड़े बाजारों की जरूरत थी। अमेरिका की बस्तियां इन बाजारों के रूप में भी काम आती थी। ब्रिटेन में अस्तित्व की स्थिति परिवर्तन आया, मतलब स्वामित्व की अस्तित्व की स्थिति में परिवर्तन आया था। बहुत किसान, मतलब बहुत किसान जो भूमिहीन हो गए थे, बहुत सारे किसान वहां भूमिहीन हो गए थे और वो अमेरिका जाकर आसानी से मिलने वाले भूमि को साधारण मूल्यों पर खरीदना चाहते थे। भूमिहीन कृषकों के साथ साथ भिखारी एवं अपराधियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी, अतः उन्हें अमेरिका भेजना उचित समझा गया। उसी प्रकार आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद
अमेरिकी कंपनी अमेरिका में भी ले जाती थी और मजदूरों से मजदूर करवाती थी। ठीक है, ये मजदूरी करवाती थी, किससे करवाती थी? जो ब्रिटेन के लोग थे वहां पे ले जाते थे दास बना के, और वहां पे मजदूर करवाते थे। वहां कल कारखाने में और बाजारों, कच्चे माल के बाजारों में जो है उनकी खपत की जाती थी, और जो है उन्हें जो है जो वेतन नहीं दिया जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था। तो ये उनके लिए जो है ना, ब्रिटिश लोगों के लिए जो है, वो जिनके पास, जो किसान थे जिनके पास पैसे कम थे, वो वहां पे अमेरिका में कम दामों में जमीन उपलब्ध हो जाते थे और वहां जाके अपने किसान की व्यवस्था को खरीद के लैंड का जो है ना एग्रीकल्चर में वो अपना व्यस्त हो जाते थे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण कारण देखिए, अब आ जाइए यहाँ पे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण। अब ये टॉपिक आ गया आपका। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम मुख्यतः ग्रेट ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के बीच आर्थिक हितों का संघर्ष था, किंतु कई तरीकों से यह उस सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध भी विद्रोह था जिसकी उपयोगिता अमेरिका में कभी भी समाप्त हो गई थी। अमेरिकी क्रांति के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक अनेक शक्तियों का परिणाम था। अब ये हो गया ना आपको। अब आइए अमेरिकी समाज की स्वतंत्र और स्वतंत्रता की चेतना। इसमें क्या था? अमेरिका में आकर बसने वाले अप्रवासी इंग्लैंड के नागरिक के अपेक्षा कहीं अधिक स्वतंत्र प्रेमी थे। इस कारण यह था कि यहाँ का समाज यूरोप की तुलना में कहीं अधिक समानतावादी था। अमेरिका समाज की खास विशेषता थी कि सामंतवाद एवं अटूट वर्गीय सीमाओं की अनुपस्थिति है। अमेरिकी समाज के उच्च वर्ग के पास राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना में अत्यंत कम थी। ठीक, वस्तुतः अमेरिका में अधिकांश किसानों के पास जमीन थी, जबकि ब्रिटेन में सीमांत किसानों के पास, काश्तकारों के पास भूमिहीन खेतीगर मजदूरों की संख्या ज्यादा थी। और नए महाद्वीप पर पैर रखने के साथ ही वो वहां पे अपने रोजगार को सुलभ तरीके से खोजा। अप्रवासी ब्रिटिश कानून एवं संविधान के अनुसार कायर करने लगे और उनकी अपनी राजनीतिक संस्थाएं थी। इस प्रकार अमेरिकी उपनिवेश में प्रारंभ से ही स्वशासन की व्यवस्था विद्यमान थी, जो समय के साथ विकसित होती गई। ठीक ना, ये समय समय पे इनकी बीज जो है स्वतंत्रता की जो बीज थी वह विकसित होती गई। कोई अचानक रिवोल्यूशन नहीं हुआ था। अमेरिकन रिवोल्यूशन जो हुई थी, अमेरिकन क्रांति हुई थी। अब आगे आइए यहाँ पे। ये तो हो गया ना उपनिवेशों का शोषण का उपनिवेशों का आर्थिक शोषण। ठीक ना, अभी यहाँ पे जो है ना दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। औपनिवेशिक शासन को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार गवर्नर की नियुक्ति करती थी और सहायता देने के लिए एक कार्यकारिणी समिति होती थी, जिसके सदस्य का मनोनयन ब्रिटिश ताज द्वारा किया जाता था। अतिरिक्त शासन कार्य के सहायता देने के लिए एक विधायक सदन असेंबली होती थी, जिसमें जनता के द्वारा निश्चित प्रतिनिधित्व होते थे। इस विधायक सदन को कर लगाना, अमेरिकियों का वेतन तय करना, कानून निर्माण करने का अधिकार नहीं था, किंतु कानूनों को स्वीकार करना अथवा रद्द करने का अधिकार गवर्नर को था। और गवर्नर कहाँ का होता था? ब्रिटिश गवर्नर होता था। इस व्यवस्था से उपनिवेशों में असंतोष पनपा और यही असंतोष क्रांति में बदल गया था। ठीक है, ये क्रांति जो है असंतोष का कारण बनी और जो है क्रांति का बीज बोया, और गवर्नरों की मनमानी कर लगाना, उन पर अत्याचार करना, जो दासों की तरह व्यवहार करना, वो क्रांति का कारण बना। अभी इसके बाद आइए, तब आइए आप सब, ये जो है ना वर्गीय संघर्ष जो है ना। अब आइए यहाँ पे सप्तवर्षीय संघर्ष। सप्तवर्षीय युद्ध में जो है ना आपको, सप्तवर्षीय युद्ध में जो है आपको, अब आगे का टॉपिक सप्तवर्षीय युद्ध में उत्तरी अमेरिका के में क्यूबे से लेकर मिसिसिपी घाटी तक फ्रांसीसी उपनिवेशों में फैल गए। मतलब ये कहाँ से जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, उत्तरी अमेरिका से लेकर क्यूबा से मिसिसिपी घाटी, फ्रांसीसी उपनिवेश, मतलब फ्रांसीसी उपनिवेश अपनी इधर में आ जाइए, जो है आपको कनाडा, फ्लोरिडा हो गया, टोरंटो हो गया, ये वाला क्षेत्र में जो है ना यहाँ से फैलना चालू हो गया।
इस क्षेत्र में ब्रिटेन और फ्रांस के हित टकराते थे। फलतः 1756 से 63 के बीच में दोनों मध्य सप्तवर्षीय युद्ध हुआ और इससे इंग्लैंड की विजय रहा तथा कनाडा स्थित फ्रांसीसी उपनिवेशों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अमेरिका में उत्तर से फ्रांसीसी खतरा खत्म हो गया और उपनिवेशवासियों को इंग्लैंड पर निर्भरता समाप्त हो गई। उन्हें अब ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध करने का अवसर मिल गया था। ठीक है, आपको सप्तवर्षीय युद्ध में क्या है, फ्रांस का सफाया हो गया, इंग्लैंड से भी फ्रांस का सफाया, इंग्लैंड का जो है ना कनाडा से भी फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया। मतलब वही आपको मिसिसिपी घाटी में आ जाइए, उधर से आगे बढ़िएगा, अब टोरंटो, ओटावा उधर में आप चले जाइएगा, जो है अटलांटा की तरफ जाइएगा, आप चले जाइएगा, जो आप मैप पे देखिएगा तो आप कनाडा की तरफ चले जाइए, तो वहां से क्या है, अब इंग्लैंड की शक्ति वहां भी जो है स्थापित हो गई। ठीक है, दूसरा प्रभाव ये रहा कि इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी नदी से लेकर अल्गानी पर्वतमाला तक के व्यापक क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। अतः अमेरिकी बस्तियों के निवासी अपनी सीमाएं अब पश्चिम की ओर बढ़ाना चाहते थे। इस तरह इस क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासी रेड इंडियन को खदेड़ देना चाहते थे। फलतः महासंघर्ष हुआ और इंग्लैंड की सरकार ने 1763 में 1763 में एक शाही घोषणा द्वारा फ्लोरिडा, मिसिसिपी आदि पश्चिम के क्षेत्र को रेड इंडियन के लिए सुरक्षित कर दिया। इससे उपनिवेशवासियों का पश्चिम की ओर प्रसार रुक गया। ठीक ना, अब देखिए वहां फ्लोरिडा, मिसिसिपी जो है वहां पे भी जो रेड इंडियन थे 1763 में, तो वहां पे ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है संघर्ष किया और उनको वहां से रेड इंडियन को भगाना चाहता था, मगर जो है ब्रिटिशों के अगेंस्ट में रेड इंडियन डट गए और उन्होंने वहां पे युद्ध किया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए वहां पे भूभाग को सुरक्षित रखा, कि इनके लिए, रेड इंडियन के लिए। और ये क्या है कि अब जो है ना उपनिवेशवादों की जो प्रसार थी पश्चिम की तरफ वो रुक गई और इंग्लैंड की सरकार को अपनी शत्रु समझने लगे। इसके अतिरिक्त कौन समझने लगे, रेड इंडियन इंग्लैंड के सरकार को अपने शत्रु समझने लगे। इसके अतिरिक्त सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान इंग्लैंड को बहुत अधिक धनराशि खर्च करनी पड़ी, जिसके कारण इंग्लैंड को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी राजनीतिज्ञों का मानना है कि इंग्लैंड ने उपनिवेशों की रक्षा हेतु धन खर्च किया, इसलिए उपनिवेशों को इंग्लैंड की ओर अधिक कर देना चाहिए। यही वजह था कि पहले से लागू जहाजरानी कानून, व्यापारी कानून, शुगर एक्ट आदि कड़ाई से लागू किए गए। उपनिवेशवासी इस स्थिति के भुगतान के लिए तैयार न थे। इस प्रकार सप्तवर्षीय युद्ध ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सूत्रपात के मानती भूमिका निभाई थी। ठीक है, अब देखिए, अभी इसमें शुगर एक्ट लगाइए आप, उस पे जहाजरानी एक्ट लगाया इन्होंने, कर लगाया, अंदरूनी कर, बाहरी कर लगाया, तो कौन इतने करों का भुगतान करेगा, कोई नहीं करेगा। और ये जाहिर सी बात है कि गुलामी की जंजीर, वो आपने सुनी है ना एक कहावत, गुलामी की 100 साल और जो है ना और आजादी की एक दिन जो है ना वो मंजूर है। तो हर इंसान जो है ना, आपने देखा ही था कि जब भारत में ब्रिटिश राज थे तो क्या नारा दिया गया था, शेर के तरह एक दिन लड़ो और गीदड़ की तरह 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो ये जो है ना वहां पे भी उन्होंने भी वही बोला था कि गुलामी की जंजीर में जकड़े रहना 100 साल और आजादी की जिंदगी 1 साल जो है नहीं, ये वहां पे अमेरिकी क्रांति में बोला गया था, जो रेड इंडियन थे वो बोले थे। और भारत में टीपू सुल्तान ने भी वही बोला था कि जो है 100 साल की शेर की तरह जीने का 1 दिन का और गीदड़ की तरह जीने का 100 साल का। तो ये था उपनिवेशों का आर्थिक शोषण, इंग्लैंड द्वारा उपनिवेशों का आर्थिक शोषण उपनिवेश और महादेश के बीच असंतोष का मुख्य कारण था। प्रचलित वाणिज्यवादी सिद्धांत के अनुसार इंग्लैंड उपनिवेशों के व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहता था, व्यापारियों पर एक अधिकार रखना चाहता था। उपनिवेश इंग्लैंड से लाभ पहुंचाने के लिए है। इस सिद्धांत पर उपनिवेशों की व्यवस्थित आधारित थी। इंग्लैंड ने अपने लाभ को दृष्टिगत रखते हुए कानून बनाए थे। देखिए, अपना दृष्टिकोण और दृष्टिगत रखते हुए कानून बनाया अमरीकियों पे थोपने के लिए, मगर रेड इंडियन कभी माने नहीं। ठीक है, नौ संचालन कानून,
निगेटिव एक्ट 1651 में 1651 ईस्वी में प्रावधान के अनुसार उपनिवेशों में व्यापार पर नियंत्रण रखना चाहता था और उसके बाजारों पर एक अधिकार रखना चाहता था। इंग्लैंड आयरलैंड या उपनिवेश के जहाजों के माध्यम से ही हो सकता था। इसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि इंग्लैंड के आवश्यक सभी प्रकार के कच्चे माल बिना इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाए उपनिवेशों से दूसरे स्थानों पर निर्यात नहीं किया जाएगा। ये भी थोपा गया कि इंग्लैंड के जहाज से ही आएगा और इंग्लैंड के बंदरगाह से होते हुए भी दूसरे बंदरगाह पे जाएगा, कर देकर, टैक्स देकर, तभी वो उसके मालों को जो है ना, कच्चे बाजार के मालों को बेचा जाएगा, नहीं तो नहीं बेचा जाएगा। ठीक ना। अब यहाँ पे जो है इससे इंग्लैंड के पोत निर्माण उद्योग को तो लाभ हुआ, इंग्लैंड के व्यापारी को भी लाभ मिला। और 1663 के कानून के तहत कहा गया कि यूरोप में अमेरिकी उपनिवेशों के निर्यात किए जाने वाला माल पहले इंग्लैंड के बंदरगाह पर लाया जाए। देखिए, मतलब वो इंग्लैंड के बंदरगाह से ही होके गुजरेगा, किसी और बंदरगाह से होके गुजरेगा तो उसके माल को जो है ना कच्चे बाजार में नहीं उतरने दिया जाएगा, अमेरिकी उपमहाद्वीप पे नहीं उतरने दिया जाएगा। व्यापारिक अधिनियम ट्रेड एक्ट, इंग्लैंड ने कानून बनाया कि अमेरिका की उत्पादित वस्तु जैसे चावल, लोहा, लकड़ी, तंबाकू आदि का निर्यात केवल इंग्लैंड को ही किया जा सकता है। इस नियम का उपनिवेशों में काफी रोष फैला क्योंकि फ्रांस एवं डच व्यापारी उन्हें इन वस्तुओं के लिए अंग्रेजों से कहीं अधिक मूल्य पे वस्तुओं को देने को राजी थे। ठीक। और अब तो असंतोष होगा, जहां पे रेड इंडियन जो है अमेरिकन को वहां पे लाभ मिलेगा, जो माल बेचेंगे उनको अंग्रेजों से ज्यादा पैसा मिलेगा, मूल्य मिलेगा, तो अंग्रेज को क्यों देंगे, वहां पे नहीं देंगे ना। और यहाँ पे डच और फ्रांस दो खरीदार वहां पे हैं। औद्योगिक अधिनियम, इंग्लैंड ने कानून बनाया है कि जिस औद्योगिक माल को इंग्लैंड में तैयार किया जाता है वही माल उसके अमेरिकी उपनिवेशवाद तैयार नहीं कर सकता। इस प्रकार 1689 के कानून द्वारा उपनिवेश से ऊनी माल तथा 1732 ईस्वी के कानून के द्वारा टोपो हार्ट्स का निर्यात बंद कर दिया गया। मतलब हेड्स जो होता था ना, टोप जो होते थे, और ऊनी जो ऊन होता था, निर्यात बंद कर दिया गया। उपयुक्त कानून यद्यपि उपनिवेशों के लिए हानिकारक थे, फिर भी उपनिवेशों ने इनका विरोध नहीं किया क्योंकि इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता था। आगे जांच तृतीय के काल में जब इन्हें सख्ती से लागू किया गया तो उपनिवेशकों ने इनका विरोध शुरू करना चालू कर दिया। ठीक है। जब तक वहां पे कानून जो थे टैक्स का वो कठोरता तरीका से नहीं लागू था, तब तक जो है वहां पे रेड इंडियन कोई उसके विरोध कोई उन्होंने आवाज नहीं उठाई। जब जांच तृतीय ने जब कठोरता से लागू किया तो उन्होंने आवाज उठाना चालू कर दिया। अब आगे आइए बौद्धिक चेतना का विकास। अमेरिका में जीवन के अस्तित्व के साथ ही शिक्षा और पत्रकारिता का विकास हुआ, जिसने बौद्धिक चेतना के विकास में अपना योगदान दिया। अमेरिका ने अनेक बौद्धिक चिंतनों जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जेम्स विल्सन, जॉन एडमसन, टॉमस पेन, जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स आदि ने मात्र देश के प्रति उपनिवेशों के प्रतिरोध को औचित्य बताया और इनके विचार जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू जैसे चिंतकों से प्रभावित थे। लेकिन यह विचार ऐसे सशक्त रूप से अभिव्यक्त किए गए थे कि उसे अमेरिकी लोगों की शासन की मांग को बल मिल गया और मिल सके। संवैधानिक मुद्दे, ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों के कई प्रकार के कर कानून लगाकर स्थानीय कर को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इससे भी उपनिवेशों में घोर असंतोष की भावना बढ़ी। यहाँ एक संवैधानिक मुद्दा यह उठ खड़ा हुआ कि ब्रिटिश का मानना था कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च शक्ति है और अमेरिका के लोग दास हैं। उपनिवेशों के मामले में किसी प्रकार का कानून पारित कर सकती है, जबकि अमेरिकी उपनिवेशों का मानना था कि उन पर कर लगाने का अधिकार केवल उपनिवेश के असेंबली में निहित है, ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है। उपनिवेशकों के प्रति कठोर नीति, ग्रेनविल की नीति, ब्रिटेन शासक जॉर्ज तृतीय ने 1760 की संसद की अपनी कठपुतली बनाए रखने का सफल प्रयास किया था
औपनिवेशिक कानूनों को कड़ाई से लागू करने की बात की। इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री गॉरविल ने इन कानूनों को कड़ाई से लागू करने का प्रयास किया। वस्तुतः सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटिश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था। अतः ग्रेनविल ने करों को बढ़ाने के लिए नवीन योजना प्रस्तुत की, जिसके तहत उसने जहाजरानी कानून की सख्ती से लागू करने और तथा उपनिवेशों पर प्रत्यक्ष कर लगाने की बात की। इस संदर्भ में उसने शुगर एक्ट 1764, स्टाम्प एक्ट 1765 पारित किया था। देखिए अब यहाँ जांच तिथि जो आया वो बिल्कुल जो है ना, सब जो ब्रिटिश संसद में जो बोला जाए वो सारा अपने अधिकार अपने हाथों में लेना चाहता था, और अमेरिका पे जो अमेरिकन रेड इंडियन थे और जो वहां की असेंबली थी उस पे जो है ना कठोर तरीका से शासन अधिपत करना चाहता था। ठीक है, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, शुगर एक्ट। अब इसमें यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अब आ जाइए, आपको जो है ना उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति लगाएगा ना, इसमें शुगर एक्ट आ जाएगा। ठीक है, शुगर एक्ट, इसके तहत इंग्लैंड में अतिरिक्त अन्य देशों से आने वाली विदेश रम का आयात बंद कर दिया गया। देखिए अब वहां पे जब रम का आयात बंद कर दिया जाएगा अमेरिका में, तो रेड इंडियन उनको तो चाहिए ना भाई। वहां पे बियर था उस टाइम में, बियर उनको बनाना, रम का बनाना, वो सीरा जो आता था रम के लिए बनाने के लिए, चावल के जो दूसरी कॉफी, दूसरी कॉफी कॉफी को भी बंद किया उसने रम के अलावा। उस पे जो है ना अमेरिकन बिल्कुल आग बबूले हो गए और भड़क गए। ठीक, और देखिए बंद तो कर दिया था, और इसके साथ में सीरे पर आयात कर बढ़ा दिया गया था। इस तरह शराब, रेशम, काफी आदि अन्य वस्तुओं पर भी कर लगा दिए गए, और कस्टम अधिकारियों के तलाशी लेने का अधिकार दिया गया। इससे उपनिवेशिक बस्तियों के आर्थिक हितों के चोट पहुंच रही थी, क्योंकि अब ना तो सस्ते दामों पर शक्कर मोल ले सकते थे और ना नरम बनाने के लिए, मतलब ना ही जो बोला जाए रम बनाने के लिए आपको सीरा ले सकते थे। ठीक है, कॉफी भी बनाएंगे तो शक्कर चाहिए और रम बनाएंगे तो सीरा चाहिए, अब उन पे भी टैक्स लगा दिया। तो एक पॉइंट ये भी आप यहाँ पे हाईलाइटेड कीजिए। इसी प्रकार स्टैम्प एक्ट के अनुसार समाचार पत्र, कानूनी तथा व्यापारिक दस्तावेजों के विज्ञापन आदि पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अनिवार्य कर दिया गया। इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा की व्यवस्था की गई थी। उपनिवेशों ने इस एक्ट के विरोध में व्यापार आंदोलन हुआ, और विरोध का कारण आर्थिक बोझ न बनकर सैद्धांतिक बोझ था। इस विरोध में जेम्स ओटिस, सैमुअल एडम्स, पैट्रिक हेनरी जैसे बौद्धिक वक्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वस्तुतः अमेरिकन ये मानते थे कि इंग्लैंड की सरकार को बराह कर का अधिकार है, लेकिन आंतरिक कर का कोई अधिकार नहीं है, स्थानीय मंडल ही लगा सकता है। अब नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं होकर नहीं, अथवा इंग्लैंड की संसद जिसे अमेरिकी प्रतिनिधित्व बैठक की। स्टैम्प एक्ट के विरोध में अक्टूबर 1765 में 9 उपनिवेशों ने मिलकर स्टैम्प एक्ट कांग्रेस का अधिवेशन किया गया, और स्वाधीनता के पुत्र तथा पुत्रिया नामक संस्थाओं का गठन किया गया। स्टैम्प एक्ट के कारण इस प्रकरण ने एक शक्तिशाली उत्प्रेरक की भूमिका अदा की। इससे अमेरिकियों के दिलों की राजनीतिक चेतना को जगाया और उसके असंतोष को प्रकट करने का मार्ग भी प्रस्तुत किया और दिखाया। 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया, और साथ ही यह घोषणा की गई कि इंग्लैंड की संसद को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। इस घोषणा पर भी अमेरिका में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, और फ्रीडम का, स्वतंत्रता का जो है बिगुल बजा दिया गया। अब देखिए, अब जब ब्रिटिश पार्लियामेंटी चाहेगी सब कुछ अपने हाथ पे करो कि नहीं अधिकार है अपना कानून और बोझ लादना, उन पे अपने तरीका से मनमानी करना, तो वो कब तक चलेगा? नहीं चलेगा ना। वैसे ही हम पहला ब्रिटिश अपने विश्वास में देखा जाए ना, जो स्वतंत्रता संग्राम का पहला बिगुल जो बोया गया था वो अमेरिकन क्रांति ही थी।
ठीक है, या ये भी आप लोग मेंस में हाईलाइटेड कीजिएगा। अब आगे आइए, उपनिवेशों के प्रति कठोर नीति, टाउनसेंड की नई कार्य योजना। 1767 ईस्वी में इंग्लैंड के विलियम पिट की सरकार बनी, और सरकार टाउन मतलब जो है ना, यहाँ पे क्या जो है किसकी, विलियम पिट की सरकार बनी। अभी विलियम पिट की जो सरकार अमेरिका में बनी है, बहुत कठोर तरीके से जो है ना अपना हर चीज को मनवाएगा, लागू करेगा और अधिपत करेगा, थोपेगा, जिसका जो है ना वहां पे और भी असंतोष जो है ना उत्पन्न होगा। ठीक है, और टाउनशेंड वित्त मंत्री बना। उसका मानना था कि अमेरिकी उपनिवेशवाद आंतरिक करों का तो विरोध करते हैं, परंतु उन्हें बाह्य कर स्वीकार है। उसने 1767 में 1767 ईस्वी में 5 वस्तु, चाय, शीशा, कागज, रंग और धातु पर सीमा शुल्क लगाया, जिससे आयात अमेरिकी इंग्लैंड से करता था। अमेरिकियों ने इन बाह्य करों का विरोध किया और अंग्रेजी संसद के द्वारा लाए गए किसी भी प्रकार का कर नहीं देने का बात कही। इसके साथ ही अमेरिका ने इन अधिनियमों के खिलाफ व्यापक ब्रिटिश विरोध हुआ। तत्कालीन कारण, लॉर्ड नॉर्थ की चयनित 1763 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को वित्तीय संकट से उभारने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यह कानून बनाया कि कंपनी सीधे ही अमेरिका में चाय बेच सकती है। अब पहले की भांति कंपनी के जहाजों को इंग्लैंड के बंदरगाह पर आने या चुंगी देने की आवश्यकता नहीं है। इस कंपनी का लक्ष्य है कि कंपनी के घाटे को बचाना तथा अमेरिकी लोगों को चाय उपलब्ध कराना होता था। अमेरिकी उपनिवेशों के लोगों को कंपनी के इस अधिनियम एक अधिकार से अप्रसन्न थे, क्योंकि उपनिवेशों के लोग कंपनी के इस अधिकार का नियम बनाया गया था। उपनिवेशों के इस चाय नीति का जमकर विरोध किया और कहा गया कि सस्ती चाय के माध्यम से इंग्लैंड बाहरी कर लगाने के अपने अधिकार को बनाए रखना चाहता है। अतः पूरे देश में चाय योजना के विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को भारी क्षति हुई और चाय की पेटी को समुद्र में फेंक दिया गया। ये किसने, रेड इंडियन जो लोग थे, उन्होंने बोस्टन के बंदरगाह पे जो है चाय की पेटी थी वो समुद्र में ही डुबो दिया, जिसको बोस्टन के टी पार्टी के नाम से जाना जाता। और यहाँ से क्रांति, अमेरिकन क्रांति का बिगुल बज गया डंके के चोट पे और क्रांति चालू हो गई। ठीक, अमेरिका के इतिहास में इस घटना को बोस्टन की टी पार्टी कहलाता है। कहा जाता है कि इस घटना में ब्रिटिश संसद के सामने एक कड़ी चुनौती उत्पन्न की थी। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों को सजा देने के लिए कठोर एवं दमनकारी कानून बनाए। बोस्टन बंदरगाह को बंद कर दिया गया, मैसाचुसेट्स की सरकार को पुनर्गठित किया गया और गवर्नर की शक्ति बढ़ा दी गई और सैनिकों को नगर रखने का नियम बनाया गया और हत्या संबंधित मुकदमे को अमेरिकी न्यायालय से इंग्लैंड तक लाया गया। ठीक है, और उपनिवेशों में स्थानांतरित किए गए, मतलब वहां पे जिन्होंने इंग्लैंड जो हत्या की थी उनकी मुकदमा कहाँ चलेगी, अब इंग्लैंड में चलेगी। देखिए ये भी अन्याय ही है ना, ब्रिटिश शासन की अन्याय है। ठीक है, तो अब उसके आगे जो है अब रेड इंडियन अपना अगला कदम भी तो उठाएंगे फ्रीडम के लिए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए इन मतलब ब्रिटिश शासन ने जो कानून बनाया था, दमनात्मक जो कानून था, उस कानूनों के विरोध के लिए अमेरिकी उपनिवेशों में जमकर विरोध किया और 1774 ईस्वी को फिलाडेल्फिया पहली महाद्वीप कांग्रेस की बैठक हुई थी। देखिए अब वहां पे पहले अमेरिकन कांग्रेस की बैठक कहां पे हुई थी, 1774 फिलाडेल्फिया में हुई थी। ठीक, जिसमें ब्रिटिश में स्वशासन बहाल किया जाए और औपनिवेशिक मामलों में प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का प्रयास ना किया जाए, और औपनिवेशिक मामलों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का प्रयास विफल हो गया और ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेशवासियों के बीच युद्ध का आरंभ हो गया। 19 अप्रैल 1975 को लिविंगस्टन में पहला संघर्ष हुआ। इसके साथ ही अमेरिका के
स्वतंत्र संग्राम का आरंभ हुआ। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज तृतीय ने एक के बाद एक भूल करते हुए अमेरिकी उपनिवेशों को विद्रोह घोषित कर दिया और विद्रोह को दबाने के लिए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी। इस कदम से समझौता असंभव हो गया और स्वतंत्र अनिवार्य हो गया। इसी समय टॉमस पेन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कॉमन सेंस प्रकाशित किया, जिसमें इंग्लैंड की निंदा की गई और कहा गया था कि यही अलविदा करने का समय है। मतलब बोला इट्स टाइम्स टू पार्ट। अमेरिकी नेताओं ने इस बात को महसूस किया क्योंकि संघर्ष में विदेशी सहायता लेना आवश्यक थी। उपनिवेशों का एक सम्मेलन फिलाडेल्फिया में बुलाया गया था। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को सम्मेलन में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ये एक स्वतंत्र घोषणा थी और 1783 ईस्वी में पेरिस संधि के साथ खत्म हुआ था। देखिए फिलाडेल्फिया में जो है ना सम्मेलन हुआ और ये सम्मेलन का संधि जो है किस संधि से खत्म हुआ था? पेरिस की संधि से खत्म हुआ। 13 अमेरिकी उपनिवेशिक स्वतंत्र घोषित हुआ। मतलब 13 अमेरिका का जो है ना प्रांत 13 प्रांत जो है ना स्वतंत्र घोषित हो गए। जो अमेरिकन स्टेट 13 स्टेट थे वो घोषित स्वतंत्र हो गए। किसे? ब्रिटिश के चुंगलों से। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रांस और स्पेन ने अमेरिकी उपनिवेशों का साथ दिया। वस्तुतः फ्रांस का उद्देश्य अमेरिका की सहायता करना नहीं था, उसका उद्देश्य तो ब्रिटिश साम्राज्य के विघटन में सहायता देकर सप्तवर्षीय युद्ध का बदला लेना था। जो आपको पहले बताया कि जो वहां पे आपको मिसिसिपी नदी पे जो है ना वहां से भगाया था और उधर में टोरंटो और ओटावा वाला जो क्षेत्र है कनाडा का, वहां से फ्रांसीसियों को खदेड़ा था ब्रिटिश ने और अपना अधिपत्य चलाया था, जो सप्तवर्षीय युद्ध चला था। उसका बदला लेने के लिए अमेरिकियों का साथ फ्रांसीसियों ने दिया था। ठीक है। और स्पेन ने इसलिए युद्ध में घोषणा की क्योंकि इंग्लैंड से जिब्राल्टर वापस स्पेन लेना चाहता था। देखिए जिब्राल्टर जो है ना स्पेन लेना चाहता था। जिब्राल्टर वही जो आपको कनाडा वाला क्षेत्र जो पड़ जाता है, वो अभी भी स्पेन अभी मन में रखा हुआ है कि नहीं यहाँ से अंग्रेज भाग जाए और इस क्षेत्र में मैं अपना अधिकार कर लूं। स्पेन की ये नीति थी, इसलिए उसने ब्रिटिश अमेरिकन रेड इंडियन को साथ दिया था और ब्रिटिश के खिलाफ गया था। 1780 ईस्वी में हॉलैंड भी इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया क्योंकि हॉलैंड सुदूर पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी शक्ति सुदूर करने के लिए इंग्लैंड को फंसाए रखना चाहता था। देखिए यहाँ पे हॉलैंड भी अपना चाल चल रहा है ब्रिटेन को फंसाने के लिए। मतलब दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व एशिया में जो है ब्रिटिश साम्राज्य को जो है ना वहां से खदेड़ा जाए और हॉलैंड वहां पे अपना अधिपत्य जमाए। मतलब वही भारतीय उपमहाद्वीप, इधर में आपको मलाया द्वीप आ जाइए, वो इंडोनेशिया हो गया, फिर इधर में आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट की कंट्री जापान और चाइना वाला पार्ट हो गया, आपका क्षेत्र हो गया। 1781 में अंग्रेजी सेना अध्यक्ष कॉर्नवालिस का यॉर्क टाउन के युद्ध में आत्मसमर्पण करना पड़ा और अमेरिकी सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरा और 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत हुआ और ब्रिटेन की प्रथम जो है आपको राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? आपको तो ये भी पता होना चाहिए ना, जॉर्ज वॉशिंगटन। और जॉर्ज वॉशिंगटन ने जो है ना अमेरिका क्रांति की जो है उन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये हुआ। उसके बाद आ गया इंग्लैंड की असफलता का कारण। अब ये देखिए अमेरिकी क्रांति कारण में इंग्लैंड की असफलता जो मिली थी उसके क्या क्या कारण थे, तो अब उस कारण की तरफ हम चलते हैं। इसमें ब्रिटेन जिस अजय राष्ट्र माना जाता था अमेरिकी उपनिवेश के हाथों से उसकी हार आश्चर्यजनक थी। यह सत्य है कि अमेरिका का अंग्रेजों के समक्ष कोई अस्तित्व नहीं था, फिर भी अमेरिका का विजय हुआ जिसके पीछे अनेक कारण के साथ प्राकृतिक कारण भी थे। फ्रांस और जॉर्ज वाशिंगटन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। फ्रांस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जॉर्ज वाशिंगटन जो वहां के लीडर थे उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विशाल युद्ध स्थल अमेरिका तट इतना अधिक विस्तृत था कि ब्रिटिश नौसेना प्रभावहीन हो गई और इंग्लैंड के यूरोपीय शत्रुओं उपनिवेशवादियों का पक्ष लिया
और युद्ध क्षेत्र में विस्तृत हो गया था। युद्ध स्थल का इंग्लैंड से अधिकार दूर हो गया। उपनिवेशों की शक्ति इंग्लैंड द्वारा गलत अनुमान, जॉर्ज तृतीय का अलोकप्रिय शासक, जॉर्ज वाशिंगटन का कुशल नेतृत्व, विदेशी सहायता, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव था। ठीक, तो अब आगे इसका है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव। देखिए अब अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव जो है ना दुनिया पे कैसे कैसे पड़ा, जो ब्रिटिश खास करके ब्रिटिश उपनिवेशवादों पे कैसे पड़ा, और उधर फ्रांस जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन पे कैसे पड़ा। फ्रांस की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी, वहां पे जो है ना मध्यवर्गीय लोग और भूमिहीन लोग और वहां पे मजदूरों के साथ में अत्याचार कर प्रणाली, वहां के राजशाही जो था उनपे सामंतवादी व्यवस्था थी, वहां पे करों को लगाना और उन पे अत्याचार करना। उसी टाइम में जो है फ्रांसीसी जो रिवोल्यूशन होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होना और वहां पे एक क्रांति का बिगुल बजाना, वो भी अमेरिकन क्रांति की ही देन थी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव का कारण था। तो अब यहाँ पे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ा है वो देखिए। आधुनिक मानव की प्रगति में अमेरिकी क्रांति एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा सकता है। इस क्रांतिकारी के फलस्वरूप नई दुनिया में न केवल एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, वरना मानव जाति की दृष्टि से एक नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध का महत्व इंग्लैंड के लिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परंतु विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और इस क्रांति का प्रभाव अमेरिका, इंग्लैंड सहित अन्य देशों पर पड़ा। अमेरिका पर प्रभाव, स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की स्थापना, क्रांति के पश्चात विश्व के इतिहास में एक नए संयुक्त राज्य अमेरिका का जन्म हुआ। संयुक्त स्वतंत्र प्राप्ति के बाद इन उपनिवेशों ने अपने देशों के प्रजातांत्रिक शासन का संगठन किया, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। जब संसार के सभी देशों में राजनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित थी, उस समय में अमेरिका में प्रजातंत्र की स्थापना की गई। प्रजातंत्र की स्थापना की गई मतलब दुनिया में जब वो जहाँ पे राजतंत्र था वहां पे प्रजातंत्र सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया था, आपको अमेरिका में स्थापित किया गया था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व के समक्ष 4 नए राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत किए थे। आदर्श थे गणतंत्र, जनतंत्र, संघवाद और संविधानवाद को प्रस्तुत किया था। यद्यपि यह सिद्धांत विश्व में पहले भी प्रचलित थी, लेकिन सबसे पहले अमेरिका में लागू हुआ था और यहाँ पे सबसे पहले अमेरिका में ही जो है ना संविधान, लिखित संविधान का निर्माण हुआ था। ठीक ना, प्रजातंत्र का सबसे पहले जो है ना जनता के द्वारा मनोनीत करके जो है सरकार को लाया गया और जो है इलेक्शन राज्य प्रणाली को लागू किया गया। ठीक है, अमेरिका जो है स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना, अमेरिका ने इसे व्यवहार में लाकर एक सशक्त उदाहरण पेश किया था। स्वतंत्र की स्थापना अमेरिकी क्रांति की सबसे बड़ी देन थी। देखिए पूरी दुनिया के लिए अमेरिका में प्रतिनिधित्व सरकार की स्थापना हुई और लिखित संविधान का निर्माण किया था, संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी। इस तरह सरकार की एक नई प्रतिनिधात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली की दुनिया के समय रखी थी। देखिए संघीय सरकार की व्यवस्था अमेरिका में सबसे पहले स्थापित किया गया था और पूरी दुनिया के सामने प्रजातांत्रिक और संघात्मक शासन प्रणाली को प्रस्तुत किया था और लिखित संविधान को लाया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य की भी स्थापना सबसे पहले अमेरिका ने ही किया था। आधुनिक इतिहास में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की थी और नए संविधान के अनुसार चर्च को राज्य से अलग कर दिया था। अब वहां पे चर्च और पादरियों का कुछ नहीं चलेगा, वो कानून तरह और संविधान के द्वारा ही चलेगा। सामाजिक प्रभाव, क्रांति के परिणाम स्वरूप अमेरिकी जनता को एक परिवर्तित समाज व्यवस्था प्राप्त हुई थी जिसमें मानवीय समानता पर विशेष बल दिया गया। स्त्रियों को संपत्ति पर पुत्र के समान उत्तराधिकार प्राप्त हुआ और उनकी शिक्षा के लिए स्कूलों की स्थापना की गई। इस तरह उनकी सामाजिक स्थिति के सुधार हुए तथा क्रांति के मध्यम वर्ग को शक्ति बढ़ी। ठीक है, आर्थिक प्रभाव, अब वहां से आर्थिक प्रभाव क्या मिला पूरी दुनिया को वो भी देखिए। क्रांति ने आर्थिक क्षेत्र में मूलतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के विकास के मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर इसके विकास को प्रोत्साहित किया और खनिज और वन साधनों पर से राजशाही स्वामित्व को समाप्त हो गया।
जिससे साहसिक वर्ग ने इनका स्वतंत्र पूर्व किया और कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। वस्तुतः युद्ध काल आए और विदेशियों में यूरोप के कृषि सुधारों के संदर्भ में अमेरिका को जानकारी प्राप्त हुई। अभी तक जो कृषि मात्र देश की हित का साधन बनी थी, अब वो स्वतंत्र राष्ट्र के विकास का मूलधर हो गई थी। जो क्रांति के उपयोग को डंडे भी दे दिए और तरीके से लाभान्वित की गए। एक अंग्रेज द्वारा लाए गए पूंजीवादी व्यवस्था व्यापारीवादी प्रतिबंधों से अमेरिकी उद्योग मुक्त हो गया और दूसरे युद्ध काल में इंग्लैंड से वस्तुओं का आयात बंद हो जाने के कारण अमेरिकी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन मिला। स्वतंत्रता के पश्चात अमेरिकी बंदरगाहों को विशेष जो ब्रिटिश बंदरगाह थे उसको हटा दिया गया, वहां पे अमेरिकी बंदरगाह के नाम से लिया गया और विश्व व्यापार के लिए खोल दिया गया, जिससे विश्व व्यापार में वृद्धि हुई। ठीक, अब यहाँ पे ये चीजें देखिए, अब इसे क्या अब सीख मिल रही है पूरी दुनिया को। सब जो है ना, सबके अंदर चेतना आ रही है आजादी के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए और खास करके भारतीय उपमहाद्वीप के लिए, कि अब यहाँ पे भी भारतीय उपमहाद्वीप में अब इसके बाद जो है ना फ्रीडम के बिगुल बजेंगे और डंका बजेगा, ढोल बजेगा, फिर उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट चालू हो जाएगा। इंग्लैंड पर प्रभाव, अच्छा इसके इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा इस क्रांति से? निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट तो दिखाना पड़ेगा ना आप लोगों को। जहाज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अतः इंग्लैंड में जहाज तृतीय एवं प्रधानमंत्री लॉर्ड दोनों नॉर्थ निंदा होने लगी और इंग्लैंड की राजकार्यता के लिए इन दोनों को उत्तरदायित्व माना गया, चूंकि जॉर्ज तृतीय संसद को अपनी कठपुतली मानता था। अतः संसद की शक्ति की वृद्धि की मांग उठी और क्रांति ने राजा के देवी अधिकारों का अधिकार राजतंत्र पर भीषण प्रहार किया और हाउस ऑफ कॉमर्स में राजा के अधिकार को सीमित करने का प्रयास पारित किया गया था। लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा। इससे जॉर्ज तृतीय को व्यक्तिगत शासन का अंत हो गया। आगे आए नए प्रधानमंत्री पीटर जूनियर ने कैबिनेट की शक्ति को पुनः स्थापित किया। इस तरह इंग्लैंड में वैधानिक विकास का मार्ग प्रस्तुत हुआ और इंग्लैंड द्वारा नए उपनिवेशों की स्थापना हुई। 13 अमेरिकी उपनिवेशों के स्वतंत्र हो जाने से इंग्लैंड के औपनिवेशिक साम्राज्य को ठोस पहुंची और अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने एवं व्यापारिक हितों को सुरक्षित करने हेतु नए क्षेत्रों में औपनिवेशीकरण को सुरक्षित करने हेतु नए तरीका से प्रयास किया और इसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में ब्रिटिश उपनिवेशों की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड की औपनिवेशिक नीतियों में परिवर्तन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे इंग्लैंड जो है, ब्रिटेन जो है, वो अपने औपनिवेशिक नीतियों में कैसे परिवर्तन करता है। अमेरिकी उपनिवेशों के हाथ में निकल जाने से ब्रिटिश सरकार ने यह अनुभव कर लिया, यदि शेष बचे हुए उपनिवेशों को अपने अधीन रखना है तो उसे औपनिवेशिक शोषण की नीति को छोड़ने और औपनिवेशिकों को जनता के अधिकार एवं मार्गों को समान करना होगा। इस परिवर्तन का या परिवर्तित नीति के आधार पर ही 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, मतलब ब्रिटिश शासन ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन अर्थात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की स्थापना की थी। देखिए 19वीं 20वीं सदी में जो है ना ब्रिटेन ने ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की स्थापना की थी, मतलब कि अब कठोर नीति को नहीं अपनाना है, लचीला शासन अपनाना है और वहां पे किसी तरह फूट डालो और शासन करने की नीति अपनानी है, ठीक है। ये ब्रिटिश शासन की ये नीति थी। इंग्लैंड, ये खास करके भारतीय उपमहाद्वीप, इंग्लैंड, उधर में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिर इधर में आप आ जाइए जो है आप ये इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्री हो गई, ये सब। तो अब इंग्लैंड द्वारा वाणिज्यवादी सिद्धांत का परित्याग, उपनिवेशवादों के छीन जाने के बाद बहुत से लोगों का यह मानना था कि इंग्लैंड के व्यापार वाणिज्य को जबरदस्त धक्का लगा है, परंतु कुछ वर्ष बाद इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से भी अधिक व्यापार होने लगा था। अधिकांश देशों का वाणिज्यिक सिद्धांत से विश्वास उठ गया और स्वयं इंग्लैंड ने भी इस नीति को परित्याग कर दिया और मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया। देखिए
अब जहां पे कठोर व्यापार की नीति जो अपनाता था, वहां पे जो त्याग कर मुक्त व्यापार की नीति को अपना लिया। ठीक है, अब आगे आएगा फ्रांस पे अमेरिकी क्रांति का फ्रांस पे क्या प्रभाव पड़ा था। तो ये चीजें जो है आपको मैं बता दूं। तत्कालीन कारण, इसमें जो है तत्कालीन कारण जो है फ्रांस पे क्या पड़ा था, प्रभाव क्या पड़ा था अमेरिकन क्रांति का। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस के खोए सम्मान को पुनः स्थापित किया। वस्तुतः इस युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका का पक्ष लिया। इस तरह सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन के हाथों मिली पराजय का बदला लिया, परंतु युद्ध के आर्थिक व्यय ने फ्रांस की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया। फलतः फ्रांस में जनता असंतुष्ट हुई और क्रांति का मार्ग प्रस्तुत हुआ। देखिए, मार्गदर्शन दे दिया है अमेरिकन क्रांति फ्रांसीसी क्रांति के लिए। ठीक है, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस में एक नई चेतना उत्पन्न की और फ्रांसीसी सैनिक उपनिवेशों ने अपने मस्तिष्क में क्रांति के बीच लेकर लौटे थे। इस संदर्भ में लफायत नामक उल्लेखनीय है कि जिसमें अमेरिकी क्रांति की भावना फ्रांसीसी जनमानस तक पहुंची और इतिहासकार हेज के अनुसार स्वतंत्रता की ये मशाल जो अमेरिका में जली और जिसके फलस्वरूप गणतंत्र की स्थापना हुई का फ्रांस में तीव्र प्रभाव पड़ा और इसने फ्रांस की क्रांति का मार्ग की ओर प्रेरित किया। अब वे भी अमेरिका के सम्मान स्वतंत्र होना चाहते थे। वस्तुतः फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य सिद्धांत स्वतंत्र संघर्ष, समानता एवं बंधुता मूल्य अमेरिकी संघर्ष में देखा जा सकता है। अब फ्रांसीसी क्रांति का भी बीज बोने का टाइम आ चुका है और फ्रांसीसी क्रांति के लिए नींव पड़ चुकी है और मार्गदर्शन मिल चुका है फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये आपने देखा इसमें कि कैसे जो है ना अमेरिकन क्रांति जो है ना हर जगह अपने प्रभाव डाल रहा है और लोगों को कैसे कैसे जो है ना हर जगह अपना अपना उधर यूरोप में भी देखिए, यूरोप में भी जो उथल पुथल का दौर था उसमें भी वहां पे वो क्रांति का फ्रांस में लाके, फ्रांस में जो इतने वहां पे भूमि भर लोग थे, जो मजदूर जो थे, किसान वर्ग थे और मध्यम वर्ग पे लोगों पे वहां पे कैसे उनपे जो है अधिपत किया जाता था, करों को टैक्सों को लगा के वहां पे जो जीवन थी वो एक घुटन वाली जीवन बन गई थी। फिर वहां पे बोनापार्ट का उत्पत्ति हुआ, बोनापार्ट ने फ्रांसीसी क्रांति का बीज बोया। वो आगे जब फ्रांसीसी, इसके बाद नेक्स्ट ही टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो आप लोग उसमें देखिएगा, आप सब चीजें मैं आपको रिलेटेड करूंगा आपको अमेरिकन क्रांति से। और यहाँ अमेरिकन क्रांति से जहाँ फ्रांस को रिलेटेड करना है वो मैं कर ही रहा हूँ आप लोगों को। चलिए, आयरलैंड एवं भारत पर भी प्रभाव क्या पड़ा। आयरलैंड भी तो अमेरिका का एक उपनिवेश है ना, था उस टाइम में, और भारत भी उपनिवेश था इंग्लैंड का, ब्रिटेन का। तो अब इन दोनों पे क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिकी क्रांति का प्रभाव आयरलैंड एवं कुछ अंशों में भारत पर भी पड़ा, कुछ अंश भारत पे भी पड़ा। इस समय आयरलैंड के लोगों को, इंग्लैंड के लोग भी इंग्लैंड के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अमेरिकी क्रांति ने उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेरणा प्रदान की थी। अमेरिका द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं करे तो आयरलैंड के अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। मतलब वहां की जो अमेरिकन क्रांति थी उसको देख के जो है ना आयरलैंड की जो आधिकारिक मतलब जो क्रांति हुई थी, प्रतिनिधित्व अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर वो आयरलैंड जो है ना वो स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे और उनकी लोकप्रियता और उनकी जो है समानता का अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो इसके फलस्वरूप 1782 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने आयरलैंड की संसद को विधि निर्माण का अधिकार दे दिया। देखिए, दिया ना, और विधि निर्माण के अधिकार देने के बाद अमेरिकी क्रांति का प्रभाव प्रतिकूल रूप से पड़ा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के काल में फ्रांस में युद्ध में प्रवेश होने से भारत में भी आंग्लो फ्रांसी युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, अब यहाँ से चालू हो गया इंग्लैंड में आंग्लो फ्रांसीसी युद्ध का चालू होगा ना, उधर कर्नाटक युद्ध का और फिर प्लासी, बक्सर और ये सब चालू होता चला जाएगा। उसके बाद 1857 का विद्रोह वो बिगुल बजेगा भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं मैं। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी की शक्ति को क्षति पहुंचाकर अपने साम्राज्य विस्तार के मार्ग को सुलभ बना दिया था। देखिए, कर्नाटक की युद्ध के बाद दूसरे तरीके से भी अमेरिकी क्रांति का लाभ भारत पर देखा जा सकता है। वस्तुतः अमेरिकी क्रांति के अनेक कारणों से एक कारण यह भी था कि
ब्रिटेन ने अमेरिकी उपनिवेशों के शासन में प्रभावी हस्तक्षेप नहीं किया था। फलतः अमेरिकी उपनिवेशवासियों में स्वतंत्र चेतना एवं शासन की पद्धति का विकास हो गया था। ठीक है, मगर ये देखिए फ्रांस अगला जो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ा, वहां पे वोट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये रह गया। उसमें जो है ना अंग्रेजों ने 4 युद्ध हुए थे कर्नाटक युद्ध। ना आपको ग्लोबल कैरियर पे कर्नाटक युद्ध पड़ जाएगा। प्रथम युद्ध, पहले तो युद्ध, प्रथम युद्ध, सेकेंड युद्ध और थर्ड युद्ध जो हुआ था कर्नाटक का, तीनों चारों जो युद्ध है वो आपको उस पे मिलेगा। कैसे वहां पे चंदा साहब को मिला के और फिर उधर में हैदराबाद जो बोला जाए आपको निजाम को ये करके वहां पे कैसे उन्होंने जो है फूट डाली, वहां पे मुजफ्फर शाह और फिर ये सब सारों को जो है ना फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। वो आप उस टॉपिक में देखिएगा। आपको जब ब्रिटिश ने हस्तक्षेप किया तो वहां असंतोष उपजा था। ब्रिटेन ने इस स्थिति से सीख लेकर भारतीय उपनिवेश के आंतरिक मामलों में आरंभिक चरणों से सक्रिय हस्तक्षेप जारी रखा और वहां के निवासियों को स्वतंत्रता को सीमित रखा। सहायक संधि और विलय की नीति के माध्यम से भारत के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश के द्वारा हस्तक्षेप किए गए तथा उसके तत्पश्चात फूट डालो तथा शासन करो की नीति अपनाकर भारतीय वर्ग को अलग अलग रखा गया। इस तरह अमेरिकी स्थितियों से सीख लेते हुए भारत में उन स्थितियों को उत्पन्न किए बिना ब्रिटिश अंग्रेजों ने अपने उपनिवेशों में ये नीति अपनाई और अपना कार्य को अंजाम दिया। औपनिवेशिक साम्राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य की पकड़ बनी रहे। इस तरह हम कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध ने ब्रिटेन को एक साम्राज्य से तो वंचित कर दिया, लेकिन एक दूसरे साम्राज्य की नींव को मजबूत कर दिया था। देखिए ये कैसे इन्होंने किया जो है। अब अमेरिकन क्रांति से जो है ना ब्रिटिशों को ये सीख मिल गया कि अपने बाकी के जो औपनिवेशिक है वहां पे कैसे हमें राज करना है, कैसे हमें वहां पे शासन प्रणाली को अपनाना है। तो ये सब एक से एक जो है साम्राज्य को तो खो दिया था, वहां दूसरे औपनिवेशिक साम्राज्य को बनाए रखने के लिए जो है ना उसने राजनीतिकों का खेल खेलना चालू कर दिया था। अब आइए क्रांति एवं स्वतंत्रता संग्राम के रूप में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को 2 चरणों में बांटकर देखा जा सकता है। प्रथम चरण 1762 से 1772 के काल क्रांतिकारी आंदोलन का काल रहा है। औपनिवेशिक शोषण के विरोध में आवाज उठाई गई। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर की आंतरिक सुधारों पर बल दिया गया था, किंतु जब यह प्रयास विफल हो गया तब तो 1772 के तत्पश्चात दूसरा चरण आरंभ हो गया था जो स्वतंत्रता संग्राम का चरण रहा था। इस चरण में अमेरिकी नेताओं ने न केवल कर लगाने का अधिकार को ही चुनौती दी, बल्कि ये घोषित किया कि ब्रिटिश साम्राज्य खुद ही एक मुख्य समस्या है, इससे मुक्ति की एकमात्र रास्ता है। इस प्रकार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रक्रिया क्रांति से शुरू हुई और जिसकी परिणाम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। और इस क्रांति इसलिए कहा जा सकता है कि संपूर्ण आधुनिक विश्व इतिहास के संदर्भ में हम आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक सब देखते हैं। वर्गीय संघर्ष, अमेरिकी क्रांति में वर्गीय संघर्ष का फूट की विद्यमान था, जिसे एक और कुलीन इंग्लैंड का शासक था, जिसके समंत में अमेरिका धनी एवं कुलीन वर्ग थे जो ब्रिटिश प्रजातंत्र, जो ब्रिटिश काल को यानी ब्रिटिश शासन को साथ दे रहे थे, वही प्रजातंत्र के आगमन एवं उनकी प्रतिक्रियाओं के अनियंत्रित था। दूसरी तरफ अमेरिका के कारीगर, शिल्पी, सामरिक मध्यम वर्ग के लोग थे जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पक्षधर थे। मध्यम वर्गीय स्वरूप, अमेरिकी मध्यम वर्ग अत्यंत उदार, प्रगतिशील एवं जागरूक था। इस वर्ग ने उपनिवेश शासकों के विशेषाधिकार के खिलाफ आवाज उठाई और क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। सैमुअल एडम्स, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जेम्स ओटिस जैसे नेता मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। वैचारिक आधार पर लड़ाई लड़ी गई इस क्रांति में मध्यवर्गीय मुद्दे प्रमुखता के लिए हुए थे, जैसे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मताधिकार की मांग, स्वाधीनता की मांग, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला मध्यम वर्ग ही प्रमुख था। प्रगतिशील स्वरूप, क्रांति प्रगतिशील स्वरूप
के लिए हुए थे, जिसके अभिव्यक्ति उसकी शासन प्रणाली और संविधान में देखी जा सकती है, जिसमें गणतंत्र संघर्ष, संविधानवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रवाद, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना पर बल दिया गया। उपनिवेशवाद विरोधी स्वरूप, क्रांति ने औपनिवेशिक सिद्धांतों को चोट की और स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण को प्रोत्साहन दिया। लौकिक समानता के रूप में अमेरिकी क्रांति में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और गुप्तचर के रूप में शस्त्र निर्माण में सहयोग दिया था। देखिए, ये रहा आज का अमेरिकन क्रांति। और आप लोगों ने देखा कि मैं सब कुछ आप लोगों को बता दिया। एक बार आप लोग देख लीजिए इसको।